बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी से पहले जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया था वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये जो बोहर एटॉमिक थ्योरी दी गई है, ये बोहर एटॉमिक थ्योरी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनको दूर करने के लिए दी गई है। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कौन से डिफेक्ट थे, पहले हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट क्या था? अगर क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी ये है, कोई चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो मुसलसल एनर्जी क्या करेगा? खारिज करेगा जब तक वो रिवॉल्व करता रहे। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब गर्दिश करेगा एनर्जी मुसलसल खारिज होगी। पहले हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जो डिफेक्ट्स हैं उनको देखेंगे, उसके साथ फिर हम बोहर एटॉमिक थ्योरी को पढ़ेंगे, देखेंगे कि बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनको कैसे दूर किया है। पहला डिफेक्ट क्या था? कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी खारिज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है? एटम के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए। अगर वो मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं तो उनको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन एटम क्या करता है? लाइन स्पेक्ट्रम देता है। दूसरा डिफेक्ट क्या था? एटम मुसलसल स्पेक्ट्रम क्यों नहीं देता? क्या क्या डिफेक्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में? पहला ये था कि चार्ज पार्टिकल है वो मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा अगर वो गर्दिश करेगा। दूसरा क्या था? दूसरा ये था, अगर वो मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है तो उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन एटम क्या करता है? लाइन स्पेक्ट्रम देता है। इन दो डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। अब बोहर की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? आइए हम चलते हैं बोहर की एटॉमिक थ्योरी की तरफ। यहाँ पर क्या मौजूद है? दरमियान में, एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, हेप्रॉन वगैरह नियर अबाउट 100 पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा भी। इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये प्रोटॉन की वजह से आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज शो किया जाता है। न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं? शेल्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है। आप देखें, फर्स्ट शेल क्या है? के शेल है। के सेकेंड शेल का नेम है
एल, थर्ड शेल का नेम है एम। आप पहले समझे, बाद में हम ये बताएंगे कि ये जो डिफेक्ट है कैसे दूर हुए। अब के शेल क्या है? फास्ट एनर्जी लेवल है, न्यूक्लियस के करीब तरीन है। इसमें मैं क्या कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। अब जो सेकंड शेल है उसमें क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। थर्ड शेल में भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। पहले ये चीज देखें, के एल एम, ये जो शेल्स हैं, हर शेल की एनर्जी क्या है? फिक्स है। हर शेल की एनर्जी क्या है? फिक्स है। एटम में न्यूक्लियस के गिर्द जितने भी शेल मौजूद हैं, हर शेल की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन, बोर ने क्या कहा, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में, चाहे वो जितना टाइम भी गर्दिश करता रहे, फॉर एग्जांपल वो के शेल में गर्दिश कर रहा है, के शेल की एनर्जी अपनी है, एल की अपनी है, एम की अपनी है, इन सभी की एनर्जी क्या है? फिक्स है। जब तक इलेक्ट्रॉन के में गर्दिश करता रहेगा, उसकी एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है? फिक्स है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो या कोई भी चीज हो जो फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में गर्दिश करता रहेगा, चाहे वो जितना टाइम भी गर्दिश करे, उसकी एनर्जी में तब्दीली नहीं आनी। तब्दील कब होती है एनर्जी? जब वो एक फिक्स एनर्जी वाला जो के शेल है, के शेल से क्या करेगा? एल शेल में जाएगा, उसकी एनर्जी तब्दील होगी, या फिर एल शेल से के शेल में आएगा, उसकी एनर्जी तब्दील होगी। मतलब यह है कि जब भी कोई चीज अपने फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट को क्या करती है? छोड़ती है, तब एनर्जी क्या होती है? तब्दील होती है। बोर ने क्या कहा? बोर ने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी वाले शेल में गर्दिश करता रहेगा, एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। समझा की बात? के क्या है? के की एनर्जी फिक्स है, एल की एनर्जी भी फिक्स है, एम की एनर्जी भी फिक्स है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में गर्दिश करता रहेगा, उसकी एनर्जी तब्दील नहीं होगी। एनर्जी कब तब्दील होती है? एनर्जी तब तब्दील होती है जब वो के शेल को छोड़कर एल शेल में जाएगा, या एल शेल को छोड़कर के शेल में आएगा, या फिर वो एल शेल को छोड़कर एम शेल में जाएगा, या एम शेल को छोड़कर एल शेल में आएगा, या फिर के शेल में आएगा। तब एनर्जी क्या होगी? तब्दील होगी।
एनर्जी में तब्दीली तब वाक़ई होती है जब इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी वाले शेल को छोड़कर दूसरे शेल में जाता है। अच्छा, ये तो चीज हो गई। अब हमने देखना है जो शेल क्या होता है, न्यूक्लियस के जितना करीब तरीन होता है उस शेल की एनर्जी उतना ही कम होती है। इन सब में से न्यूक्लियस के करीब तरीन कौन है? सबसे पहले न्यूक्लियस के करीब है के शेल। के शेल की एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद आ रहा है एल शेल। एल शेल की एनर्जी के शेल से ज्यादा है। उसके बाद आ रहा है एम शेल। एम शेल की एनर्जी क्या है? के और एल शेल से ज्यादा है। एम की एनर्जी क्या है? एल शेल से ज्यादा है। शेल से जितना न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनकी एनर्जी में उतना क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। अब हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि जब के शेल से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एल शेल में आता है, तब क्या होता है एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ क्या चीज रूनुमा होती है। जब वो एल शेल से के शेल में जाता है तब क्या होता है? मतलब ये है कि जब वो लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में क्या तब्दीली आएगी। जब वो हायर एनर्जी शेल से ज्यादा एनर्जी वाले शेल से क्या करेगा, लोअर एनर्जी वाले शेल में जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ क्या तब्दीली वाक़ई होगी। आइए हम देखते हैं। ये शेल है। अब के शेल में एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। आ रही है समझ? के शेल में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है। जब वो के शेल से क्या करेगा, एल शेल में जाएगा, लोअर एनर्जी शेल से, कम एनर्जी वाले शेल से क्या कर रहा है, ज्यादा एनर्जी वाले शेल में जा रहा है। ज्यादा एनर्जी वाले शेल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को जाज़्ब करना पड़ेगा। एनर्जी जाज़्ब करेगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहां पर एल शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एल शेल की एनर्जी क्या है, के शेल से ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले शेल से क्या कर रहा है, कम एनर्जी वाले शेल में आ रहा है। वो एल शेल से के शेल में आ रहा है। एनर्जी क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी वाले शेल से कम एनर्जी वाले शेल में तब आएगा जब वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, खारिज करेगा। बात समझ आई? अब पहला जो डिफेक्ट था रदरफोर्ड का, वो क्या था, डिफेक्ट ये था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब गर्दिश करता है तो एनर्जी क्या करता है, खारिज करता है। इसका आंसर बोहर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या दिया। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है। जब तक इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में गर्दिश करता रहेगा तब तक उसकी एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मतलब ना वो एनर्जी को खारिज करेगा ना ही जाज़्ब करेगा, जब तक वो फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में गर्दिश करता रहेगा। एक डिफेक्ट का तो हमें आंसर मिल गया। ये किसके डिफेक्ट है, रदरफोर्ड। एटॉमिक मॉडल के क्या डिफेक्ट।
एम लिख रहा हूँ एटॉमिक मॉडल, ये से एटॉमिक एम से मॉडल नकैश। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये नकैश है। पहले का आंसर हमें मिल गया। तब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में तब्दीली नहीं होगी, ना ही एनर्जी खारिज करेगा ना जज्ब करेगा, जब तक वो फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में हरकत करेगा। अब और क्या डिफेक्ट था? और डिफेक्ट ये था कि एटम मुसलसल या लाइन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं देता, एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है? इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में हरकत कर रहे हैं। बोर ने कहा जब तक भी वो फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में हरकत करता रहेगा वो एनर्जी को खारिज या जज्ब नहीं करेगा। एनर्जी खारिज या जज्ब कब होगी? जब वो कम एनर्जी वाले ऑर्बिट से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाएगा, वो एनर्जी को क्या करेगा? खारिज करेगा। अब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिट के दरमियान में कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सके? स्टे कर सके। जब इलेक्ट्रॉन ने लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करना है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में आना है, वो क्या करेगा? उसका सिर्फ एक ही स्टॉप है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिट में, इनके दरमियान में कोई और जगह नहीं है स्टॉप के लिए, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक ही दफा एनर्जी को क्या करेगा? जज्ब करेगा। जब एक दफा एनर्जी को जज्ब करेगा सिर्फ क्या आएगी? वन लाइन आएगी स्पेक्ट्रम में, लाइन स्पेक्ट्रम है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन ऑर्बिट के दरमियान में इलेक्ट्रॉन के स्टे के लिए कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से निकलेगा, किसी लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो उसका स्टॉप सिर्फ वही लोअर ऑर्बिट है, उसके दरमियान में कोई और जगह मौजूद नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से क्या करता है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है, वो एक ही दफा में एनर्जी अपनी क्या करता है? खारिज कर देता है, जिसकी वजह से एक ही लाइन आती है स्पेक्ट्रम में। यही वजह है कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम देता है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए नहीं देता क्योंकि वो मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं करता, वो सिर्फ एक ही दफा एनर्जी खारिज करता है। जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, एनर्जी जज्ब करेगा। जब हायर एनर्जी से क्या करेगा? लोअर एनर्जी में आएगा, एनर्जी को खारिज करेगा। ये थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड डिफेक्ट्स के आंसर। अब बोहर ने क्या कहा? बोहर ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, ये किसकी बेस पर दी थी? उन्होंने दी थी क्वांटम थ्योरी की बेस पर। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी। क्वांटम थ्योरी में क्या है? क्वांटा कहते हैं टीनी यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब उन्होंने कहा कि हर चीज की एनर्जी क्या है? जब तक वो एक हालत में रहती है, फिक्स है, जब वो क्या करती है? किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करती है, तो उसकी एनर्जी में क्या होती है? एनर्जी में तब्दीली होती है। अब हमारे पास जो बोहर हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में हरकत करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? mvr इज इक्वल टू NH/2 n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.63 10⁻⁻34 kS। इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट में हरकत करेगा। एंगुलर मोमेंटम में क्या है? mvr इज इक्वल टू NH/2 n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्योंकि क्वांटम थ्योरी की बेस पर ये थ्योरी दी गई थी। प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? 6.63 10⁻⁻34, ये इसकी वैल्यू है। ये था हमारा आज का टॉपिक, बोहर एटॉमिक थ्योरी। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफी है। अगर आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं देखा हुआ लेक्चर में, तो वो आप देख लें। पहले उस लेक्चर को आप देखें, उसके बाद बोहर एटॉमिक थ्योरी को देखें, आपको इस तरह अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।